Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Nursing MCQs revision class part number 14, and this class is important for upcoming nursing recruitment exams like AIMS NORCET, NHM, PGI, ESIC, GMCH, CHO and many more. Let's begin our today's MCQ session. First question. A client is admitted to the hospital with a tentative diagnosis of urinary retention related to benign prostatic hyperplasia. There is a secondary diagnosis of delirium related to urosepsis. The healthcare provider prescribes the insertion of indwelling urinary retention catheter. What nursing action is most important is for this client's safety? हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है जो कहता है कि वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, यानी उसे यूरिनरी रिटेंशन हुआ है। इस पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट करने पर आप ये अनुमान लगाते हैं, यानी टेंटेटिव डायग्नोसिस करते हैं कि इस पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया हो सकता है, यानी इस पेशेंट की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से इसका जो यूरिन है वो रिटेन हो रहा है, बाहर पास आउट नहीं हो पा रहा है। इस पेशेंट में इस प्रॉब्लम के साथ साथ डेलीरियम की सेकेंडरी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, और इस प्रॉब्लम का जो कारण शुरुआती स्टेज में यूरोसेप्सिस माना जाता है, यानी पेशेंट को यूरोसेप्सिस के कारण डेलीरियम भी है। इस पेशेंट में डॉक्टर द्वारा यूरिनरी कैथेटर लगाने का ऑर्डर दिया जाता है। अब इस सिचुएशन में आपके द्वारा क्लाइंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कौन सा नर्सिंग एक्शन लिया जाएगा, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्योर एन ऑर्डर फॉर रिस्ट रिस्ट्रेंट्स, हमें इस पेशेंट के हाथों को बांध देना चाहिए, कलाइयों को रिस्ट्रेन कर देना चाहिए। ऑप्शन 2, ओरिएंट द क्लाइंट टू टाइम प्लेस पर्सन, हम इस पेशेंट का ओरिएंटेशन चेक करेंगे टाइम प्लेस पर्सन आदि के बारे में पूछकर। ऑप्शन 3, इन्वॉल्व फैमिली मेंबर इन द क्लाइंट्स केयर, इस पेशेंट की केयर के लिए हम किसी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करना चाहेंगे। या फिर ऑप्शन 4, डिटरमाइन इफ एनी अनसेफ बिहेवियर पैटर्न एग्जिस्ट, आप इस बात को निश्चित करेंगे कि क्लाइंट में किसी प्रकार का एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा क्लाइंट की सेफ्टी के लिए, इस क्वेश्चन के इस चीज को ख्याल रखते हुए आंसर देना है। The right answer is option 4. It is determine if unsafe behavior pattern exists. देखिए, इस क्लाइंट को डेलीरियम हुआ था। डेलीरियम का मतलब होता है पेशेंट पूरी तरह से होश में नहीं है, वो कंफ्यूजन की स्टेट में है, और अगर इस पेशेंट को आप कैथेटर लगाते हैं तो हो सकता है वो कैथेटर को खुद ही खींच दे ताकि उससे ब्लैडर इंजरी हो जाए। इस सिचुएशन में क्लाइंट होश में नहीं है, इस वजह से क्लाइंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें पहले ये निश्चित करना होगा कि कहीं क्लाइंट एबनॉर्मल बिहेवियर तो शो नहीं कर रहा। अगर उसमें किसी प्रकार का डेलीरियम के कारण एबनॉर्मल बिहेवियर है तो हो सकता है वो खुद को
या दूसरे लोगों को इंजरी पहुंचा सकता है। तो इस सिचुएशन में कैथेटर लगाने से पहले आप इस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे कि क्लाइंट में किसी प्रकार का एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं। और वैसे भी आप किसी पेशेंट की केयर करने जाते हैं तो वहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स का सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है असेसमेंट का। किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने से पहले आप असेसमेंट करते हैं कि क्लाइंट की एक्चुअल स्टेट क्या है। सो होपफुली दिस इज क्लियर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आइए अब इस क्वेश्चन में जो कुछ स्पेशल टिपिकल टर्म्स दिख रही हैं जिससे इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया था, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात, ये जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया है, बीपीएच कंडीशन है, इसमें ये मान लीजिए क्लाइंट का ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से यूरिथ्रा निकल रहा है जिसके थ्रू पर्सन यूरिन को बाहर पास आउट करता है। इस यूरिथ्रा के चारों तरफ जो ग्लैंड पाई जाती है उसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ओल्ड एज में इस ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है और साइज बढ़ने के कारण इस यूरिथ्रा पर दबाव पड़ता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि यूरिथ्रा बिल्कुल इस ग्लैंड के दबाव के कारण बंद हो जाता है और पर्सन चाहकर भी यूरिन आगे पास नहीं कर पाता, यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल नहीं पाता। तो इस कंडीशन को हम यूरिनरी रिटेंशन का नाम देते हैं। अब इस पेशेंट के अंदर सेकंड जो कंडीशन बताई गई थी वो बताई गई थी कि यूरोसेप्सिस के कारण इसे डेलीरियम हुआ है। यूरोसेप्सिस और डेलीरियम क्या है इसे भी समझ लेते हैं। पेशेंट को यूरोसेप्सिस हुआ यानी पहले पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ। ये इन्फेक्शन इसके ब्लैडर तक पहुंचा होगा और ब्लैडर से ये इन्फेक्शन पर्सन के ब्लड में पहुंच गया होगा। तो सेप्सिस वह कंडीशन होती है जिसमें ब्लड इन्फेक्शन हो जाए। किसी भी तरह का इन्फेक्शन यदि पर्सन के ब्लड में हो जाए तो इस कंडीशन को सेप्सिस कहा जाता है। और सेप्सिस जो होता है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, यानी इसके कारण पर्सन की डेथ तक हो सकती है। सेप्सिस कंडीशन में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और ब्लड में मौजूद इस इन्फेक्शन को खत्म करने के चक्कर में बॉडी टिश्यूज़ को ही डैमेज पहुंचाने लगता है जिससे पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो याद रखिएगा, पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ और ये इन्फेक्शन अब पेशेंट के ब्लड में पहुंच गया यानी सेप्सिस हो गया। तो इस पूरी टर्म को हम यूरोसेप्सिस के नाम से जानते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में हुए इन्फेक्शन का ब्लड में पहुंचना यूरोसेप्सिस है। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, तो अब ये जो इन्फेक्शन है ब्लड के थ्रू अगर पर्सन के ब्रेन वाले एरिया में पहुंच जाए तो इस इन्फेक्शन के ब्रेन में पहुंचने के साथ ही सिम्टम्स और भी ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे। ब्रेन की स्ट्रक्चर्स इनमें इन्वॉल्व हो जाएगी। ब्रेन में ब्लड के थ्रू ये इन्फेक्शन पहुंचने के बाद पर्सन का ब्लड ब्रेन बैरियर इफेक्ट हो सकता है। न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमिशन है इस इन्फेक्शन से प्रभावित हो सकता है। सेरिब्रल परफ्यूशन बिगड़ सकता है। न्यूरॉन्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ सकती है। और अगर पेशेंट का ब्रेन प्रभावित होता है इन्फेक्शन से तो उसमें एबनॉर्मल बिहेवियरल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पर्सन ओरिएंट नहीं होगा, उसे डेलीरियम हो जाएगा। तो इस पर्सन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ब्लड में पहुंचने के बाद ये इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंचा और अब इसे डेलीरियम हो चुका है, पर्सन होश में नहीं है। डेलीरियम के सिम्टम्स की बात की जाए तो डेलीरियम बहुत ही तेज़ी से डेवलप होने वाला डिजीज़ कंडीशन है। इसके सिम्टम्स कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में ही सीवियर हो जाते हैं। पर्सन रेस्टलेस फील करने लगता है, एजिटेटिव फील करता है, कॉम्बेटिव बिहेवियर यानी लड़ाई झगड़ा करता है, हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, उसे इल्यूशंस होने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिसओरिएंटेड फील करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। ये सभी जो सिम्टम्स हैं डेलीरियम में पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इस पेशेंट में हमने जो ओरिएंटेड नहीं है, कन्फ्यूजन की स्टेज में है, उसका पहले असेसमेंट करेंगे कि कहीं उसमें ऐसा कोई बिहेवियर तो नहीं जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा ले, और इस चीज़ को डिटरमाइन करने के बाद ही हम अदर स्टेप लेंगे।
Next question. The pyramidal shaped tissue where the pelvic floor and perineal muscles and fascia meet in between the vaginal and anal canal is called. फीमेल में वेजाइना और एनस के बीच में वह ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर जहां पर पेल्विक फ्लोर और पेरिनियल मसल्स फेशिया आदि मिलते हैं, उस जगह को आप किस नाम से जानते हैं? वेजाइना और एनस के बीच में वह ट्रायंगुलर स्पेस जहां पर पेल्विक फ्लोर, पेरिनियल मसल्स और फेसिया मिलते हों, उसे आप किस नाम से जानते हैं? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, पेरिएनल बॉडी, एनाटॉमिकल पेरिनियम, ऑप्शन ए एंड बी बोथ. The right answer is option A. It is known as obstetrical perineum. Let's see the rationale. Obstetrical perineum is a common for perineum to tear to some extent during childbirth. Tears can also occur inside the vagina or other parts of vulva including labia. Childbirth के दौरान जब वल्वल आउटलेट पूरी तरह से डायलेटेड होता है, उस दौरान पेरिनियम एरिया जो है, जिसे हमने ऑब्स्टेट्रिक पिरामिड के नाम से जाना है, उस जगह पर टीयर देखने को मिलता है. मान लीजिए दिस इज़ द वेजाइनल आउटलेट एंड दिस इज़ द एनस एंड दिस इज़ द ऑब्स्टेट्रिकल मसल एरिया. जब डिलीवरी होती है तो वल्वल आउटलेट का जो साइज़ है नॉर्मल से बढ़ने लगता है और उसी दौरान इस पेरिनियम एरिया में मसल टीयर हो जाता है, जिससे जो ओपनिंग है वो ब्रॉड होती है और बेबी इजीली डिलीवर हो पाता है. एपिसियोटॉमी के दौरान जो कट लगाया जाता है वो इसी मसल के अंदर लगाया जाता है, इसी स्पेस के अंदर लगाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. गैमोफोबिया मीन्स. गैमोफोबिया क्या है? फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन या फियर ऑफ स्पीड? The right answer is option B, fear of marriage. आइए रिमेनिंग टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए. गैमोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ मैरिज. फोबिया शब्द का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी चीज़ से बिना किसी कारण के अनुचित बहुत ज़्यादा डर लगना. इर्रेशनल फियर फ्रॉम समथिंग इज कॉल्ड फोबिया. अगर किसी कारण किसी पर्सन को बिना किसी वैलिड रीजन के शादी से डर लगे तो ये कंडीशन गैमोफोबिया कहलाती है. नेक्स्ट आता है फोनोफोबिया. फोनोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ साउंड, यानी किसी पर्सन को आवाज़ से यदि डर लगे, साउंड से डर लगे, तो ये फोनोफोबिया है. इसे कई बार लिगायरोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोफोबिया. ऑटोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन. समाज से निकाले जाने का डर ऑटोफोबिया कहलाता है. इस ऑटोफोबिया कंडीशन को हम मोनोफोबिया, आइसोलोफोबिया या एरिमोफोबिया नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट टैकोफोबिया. टैकोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ स्पीड. अगर किसी पर्सन को तेज गति से, स्पीड से बिना किसी वैलिड रीजन के इरेशनल फियर है तो ये कंडीशन टैकोफोबिया कहलाती है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फियर ऑफ मैरिज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अर्लीस्ट ग्लैंड टू अपीयर इन एम्ब्रियो इज. एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन सी ग्लैंड अपीयर होती है? पिट्यूटरी, थायराइड,
एड्रिनल या ओवरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थायराइड। आइए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें और फिर रैशनल को समझेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद 0 से लेकर 2 वीक्स तक का जो समय होता है उसमें फर्टिलाइज्ड ओवम को आप जाइगोट के नाम से जानते हैं। 2 वीक से लेकर 8 वीक तक के समय के दौरान जो जाइगोट है उसे अब एम्ब्रियो के नाम से जाने लगता है। 8 वीक से लेकर डिलीवरी तक जो एम्ब्रियो है उसे अब फीटस नाम से जाना जाता है। अगर किसी एम्ब्रियोनिक पीरियड में बच्चे में थायराइड ग्लैंड ना अपीयर हो पाए तो उसमें स्केलेटल सिस्टम या बच्चे की बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा और बच्चे की बोन्स की ग्रोथ के लिए थायराइड ग्लैंड का होना आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड एम्ब्रियोनिक पीरियड जो कि 2 से 8 सप्ताह का होता है उसमें सबसे पहले अपीयर होने वाली ग्लैंड है। अगर किसी बच्चे में जन्म के समय थायराइड हार्मोन कम है तो इस सिचुएशन को आप क्रीटिनिज्म डिजीज के रूप में जानते हैं। जन्म के समय न्यूबॉर्न बेबी में अगर थायराइड हार्मोन कम हो तो ये कंडीशन क्रीटिनिज्म कहलाती है। कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन न्यूबॉर्न नोन एज क्रीटिनिज्म। और इस थायराइड हार्मोन के ना हो पाने के कारण पर्सन में फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट डिले होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट इन? एडम्स एप्पल किस में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, मैच्योर होता है, प्रभावी होता है? अडल्ट मेल में, अडल्ट फीमेल में, मेल चाइल्ड में या फीमेल चाइल्ड में? The right answer is option A, adult male. Let's see the rationale. Adam's apple is a laryngeal prominence formed by the thyroid cartilage at the top of trachea into the front of neck. आप अपनी गर्दन में एक उभरी हुई स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि मेल्स में ज़्यादा बड़ी और क्लियरली विजुअल दिखाई देती है। फीमेल्स में ये कुछ कम विजिबल होती है। इसी बड़े हुए नेक के पार्ट को हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। अब मेल्स के अंदर ये एडम्स एप्पल जो है ये क्यों ज़्यादा डेवलप होता है, इसका रीज़न है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेल्स में टेस्टिस द्वारा बनाए गए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ये थायराइड कार्टिलेज या एडम्स एप्पल ज़्यादा डेवलप हो जाता है एज कंपेयर टू द वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की थर्ड स्टेज की कुल अवधि कितनी होती है? 12 आवर्स, 6 आवर्स, 60 मिनट्स, 30 मिनट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer is option D, 30 minutes. आइए लेबर की तीनों स्टेजेस को 1 by 1 डिस्कस करें। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। लेबर की जो पहली स्टेज है उसकी जो पहली फेज़ है उसे हम लेटेंट फेज़ के नाम से जानते हैं और नल्ली पैरस वुमेन में ये 8 घंटे की होती है जबकि मल्टी पैरस में 5 घंटे की होती है। लेबर की जो पहली स्टेज है जिसमें ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं और सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने तक होती है, यानी फुल सर्वाइकल डायलेशन तक होती है।
इस स्टेज की जो पहली फेज़ है जिसे आप लेटेंट फेज़ के नाम से जानते हैं, उसमें अगर कोई वुमेन पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें ये स्टेज 8 घंटे की होती है, और सेकेंड टाइम या उससे आगे प्रेग्नेंट हुई वुमेन में 5 घंटे का इसका ड्यूरेशन होता है। फर्स्ट स्टेज की जो सेकंड फेज़ होती है जिसे आप एक्टिव फेज़ के नाम से जानते हैं, इस फेज़ की जो एवरेज ड्यूरेशन है वो नल्लीपैरस में 5 से 7 घंटे की होती है और मल्टीपैरस में 2 से 4 घंटे की होती है। सेकंड और थर्ड स्टेज की बात की जाए तो सेकंड स्टेज नल्लीपैरस में 2 घंटे की होती है लगभग, जबकि मल्टीपैरस में 1 घंटे की होती है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ये जनरली कुछ मिनट्स की होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये 30 मिनट्स नल्लीपैरस और मल्टीपैरस दोनों में ही 30 मिनट्स की होती है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी की डिलीवरी होती है और थर्ड स्टेज में जो प्लेसेंटा है उसकी डिलीवरी होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉज्ड बाय। सर्विक्स का कैंसर किस कारण से हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोटा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कोरोना वायरस, HIV। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर किसी क्लाइंट को, किसी पर्सन को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV का इन्फेक्शन हो तो ये सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, और सर्वाइकल कैंसर को स्टार्टिंग स्टेट में ही आइडेंटिफाई करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट करवाया जाता है। इसे हम कई बार पेपिनिकुलाउ टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट के अंदर सर्विक्स वाले एरिया से स्किन सैंपल लिया जाता है और वहाँ मौजूद सेल्स में कोई सेल एबनॉर्मल तो नहीं, इसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 16 years and a girl age of 18 years indulges in antisocial activity, this is known as। अगर कोई 16 साल का लड़का और 18 साल की लड़की किसी एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? असामाजिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले इन 16 साल के लड़के और 18 साल की लड़की को आप क्या कहेंगे? अनसोशल चाइल्ड कहेंगे, चाइल्ड एब्यूज़ कहेंगे, कॉन्ग्रीगेट ग्रुप कहेंगे, या जुवेनाइल डिलिक्वेंसी कहेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसे हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को और अच्छी तरह से देख लें, पूछा जा सकता है ये। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 defines a juvenile or child who, in the case of boy who has not completed the age of 16 years and in case of girl 18 years of age। किसी भी बच्चे को आप जुवेनाइल उस समय मानेंगे जब उस लड़का अगर है तो उसने यदि 16 साल की उम्र नहीं अचीव की हो और लड़की 18 साल या इससे कम उम्र की हो तो केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसे जुवेनाइल चाइल्ड के नाम से जाना जाएगा। और अगर ये किसी प्रकार के असामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो इन्हें अडल्ट वाले कोर्ट के अंदर जो केसेस चलते हैं उनसे हटकर जुवेनाइल कोर्ट के अंदर अलग धाराओं के तहत इन पर केस चलाया जाता है
और अलग अलग तरीके से सजा देने का प्रावधान होता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what all are the nursing measures in a person who is serious complaining of difficulty with micturition? अगर कोई व्यक्ति यूरिन पास करने में, मिक्चुरेशन करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हो तो इस सिचुएशन में कौन सा इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए, sound of running water. Option B, stroking in the inner thigh. Option C, pour lukewarm water over the perineum. Option D, all the above. The right answer is option D, all the above. Let's see the rationale. All the above mentioned methods are correct nursing measures in the person who is complaining of difficulty with micturition. अगर कोई व्यक्ति चाहकर भी यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, मिक्चुरेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसे यूरिन पास करवाने के लिए हम ये सभी मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बच्चे को जब टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जाती है तो उसे माँ द्वारा एक विशेष साउंड दिया जाता है जिससे सुनकर बच्चा टॉयलेट करता है। तो अगर अडल्ट एज में या बड़े होने पर आप किसी पर्सन को बहते हुए पानी का साउंड सुनाते हैं, साउंड ऑफ रनिंग वाटर सुनाते हैं, तो इससे उसमें यूरिनेट करने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है और पर्सन इजीली मिक्चुरेट कर पाता है। ये इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा मिक्चुरेशन ना कर पाने वाले पेशेंट में अगर आप थाई के अंदर वाली तरफ स्ट्रोक करते हैं, जांघ के अंदर की तरफ हिट करते हैं, मारते हैं धीरे धीरे, तो इससे भी पर्सन में मिक्चुरेशन हो जाता है, यूरिन पास हो जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट के ब्लैडर वाले एरिया में, पेरिनियम वाले पार्ट पर आप हल्का गर्म पानी धीरे धीरे डालते हैं, पोर करते हैं, तो उससे भी वहाँ की मसल्स रिलैक्स होती हैं और पर्सन यूरिन पास कर पाता है। इसके अलावा एग्ज़ाम में एक क्रेड्स मैन्यूअर है, वो भी पूछा जा सकता है। ये भी मिक्चुरेशन में हेल्प करता है। क्या है ये, इसे भी जान लेते हैं। स्लाइट प्रेशर ओवर द ब्लैडर can be used applied which is known as Crad's maneuver. पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाकर उसके यूरिनरी ब्लैडर पर अगर हल्का हल्का दबाव रखा जाए, अपने हाथों से ब्लैडर वाले एरिया को हल्का हल्का प्रेशराइज किया जाए, तो इस प्रोसेस को क्रेड्स मैन्यूवर के नाम से जानते हैं और ब्लैडर पर पड़ रहे इस दबाव के कारण भी पेशेंट यूरिन पास कर पाता है। Next question, for assessing inguinal hernia, what the physician will ask to do? अगर किसी पर्सन को इंग्वाइनल हर्निया है तो इसे असेस करने के लिए फिजिशियन द्वारा क्या कहा जा सकता है, क्या करने के लिए कहा जा सकता है? ऑप्शन ए, लाई डाउन विथ लेग फ्लेक्स्ड, पेशेंट को उसके पैरों को मोड़कर लेटने के लिए कहा जा सकता है। या फिर सिट इन स्क्वेटिंग पोजीशन एंड बियर डाउन, उसे उकड़ू बैठने या स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठकर बियर डाउन करने को कहा जा सकता है। या फिर स्टैंड इरेक्ट विथ हैंड्स ड्राउन बिहाइंड द बैक, पेशेंट को सीधा खड़ा होकर उसके हाथों को गर्दन के पीछे रखने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन डी, सिट ऑन चेयर विथ हैंड्स ड्रॉन बिहाइंड द बैक, पेशेंट को कुर्सी पर बैठकर अपने हाथों को पीछे की तरफ रखने के लिए कहा जा सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस पेशेंट को असेसमेंट के लिए स्क्वेटिंग पोजीशन में रहकर
बियर डाउन करने के लिए कहा जा सकता है। मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, इसे आप इस प्रकार से उकड़ू बैठने के लिए कहेंगे। ये पेशेंट के हाथ हैं और ये पेशेंट के पैर हैं। आपको लोअर बॉडी पर गौर करना है। पेशेंट का जो शरीर का सारा वजन है वो उसके पैरों या पंजों पर होना चाहिए। इस प्रकार से उकड़ू पोजीशन में बैठाकर उसे एब्डोमेन एरिया के अंदर हल्का सा फोर्स लगाने के लिए कहेंगे, यानी गहरी सांस भरकर नीचे की तरफ दबाव डालने के लिए कहेंगे, ताकि जो इस एरिया में मौजूद हर्निएटेड पोर्शन है वो और ज़्यादा बाहर आ जाए और जो सर्जन है या फिजिशियन है इस पार्ट को अच्छी तरह से विजुअलाइज कर पाए, पाल्पेट कर पाए, डिसीजन ले पाए कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो होपफुली दिस इज क्लियर। Squatting position and bear down is the correct response. In this position, when the patient bear downs or cough or sneezes, hernia protrudes easily and doctor can observe it easily. इस स्क्वेटिंग या उकड़ू पोजीशन में बैठाने के बाद पेशेंट को या तो आप बियर डाउन करने के लिए कहें या फिर उसे खांसने के लिए कहें, छींकने के लिए कहें। जैसे ही पर्सन खांसेगा, कफिंग करेगा तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण जो ऑर्गन प्रोट्रूडेड है, बाहर निकल आया है, हर्निएटेड हो गया है, वो क्लियरली विजुअलाइज होगा और पर्सन से रिलेटेड जो भी डॉक्टर को असेसमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजीली इसे कलेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसीडल या डिसइंफेक्टेंट। प्रीवियस एग्जाम में इस तरह की बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऐसा कोई भी सब्सटेंस या केमिकल जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे, बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक इज द कंटेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। इन दोनों वर्ड्स में क्या फ़र्क है? बहुत ही बेसिक है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको पता होना ही चाहिए कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या फ़र्क है। एन एंटीसेप्टिक इज अप्लाइड टू द बॉडी while disinfectant are applied to non-living surfaces such as countertops and handrails. अगर किसी पर्सन में इन्फेक्शन को ख़त्म करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना है, तो जो कंटेंट या मेडिसिन आप यूज़ करेंगे उसे एंटीसेप्टिक कहेंगे। और अगर किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस जैसे कि टेबल, बेड, रेलिंग, इक्विपमेंट आदि की सरफेस से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना है, उसे क्लीन करना है, तो डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यूज़ कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, जबकि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस में जो मेडिसिन्स या ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं वो बॉडी टिश्यूज़ पर इफ़ेक्ट नहीं डालती, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हिट करती हैं। तो समझ गए होंगे आप, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस या जो ट्यूब्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होती हैं और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक एग्जांपल के द्वारा भी समझ लेते हैं। इन सर्जिकल सेटिंग अ डॉक्टर विल अप्लाई एंटीसेप्टिक टू सर्जिकल साइट ऑन अ पर्सन's बॉडी एंड यूज डिसइंफेक्टेंट टू स्टरलाइज द ऑपरेटिंग टेबल। ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन टेबल होती है उसे साफ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की बॉडी जिस जगह सर्जरी होनी है उसे साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेसिक बट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an agent
विच हैज़ द पावर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज। उस एजेंट को आप क्या कहेंगे जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की क्षमता रखता है? एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसीडल या डिसइंफेक्टेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेने का मतलब है कि आपको बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसीडल में क्या फ़र्क होता है ये समझाना। बैक्टीरियोस्टैटिक का हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर जाना था कि ऐसे कोई भी सब्सटेंस या केमिकल्स जो किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें, इनहिबिट कर दें, तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग कहलाती हैं। लेकिन ऐसी कोई ड्रग या ऐसे कोई केमिकल जो बैक्टीरिया को किल कर दें, बैक्टीरियोसीडल कहलाते हैं। बैक्टीरिया को यदि किल करते हैं तो बैक्टीरियोसीडल, और उनकी खाली ग्रोथ रोकते हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग इंडिविजुअल बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। किसी भी पर्सन के बिहेवियर को एक्सपीरियंस देकर बदलना क्या कहलाता है? लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एक्सटिंक्शन या स्पॉन्टेनियस रिकवरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किसी भी पर्सन को लर्निंग देकर, कुछ सिखाकर, एक्सपीरियंस देकर उसका बिहेवियर बदलना लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट व्हेन मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर हेमरेज? आप किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया गया है, यानी पेशेंट का जो कूल्हा है उसे हटाकर वहाँ पर नया कूल्हा लगाया गया है, जॉइंट लगाया गया है। इस पेशेंट में हेमरेज को असेस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए प्राइमरी असेसमेंट क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1, चेकिंग वाइटल साइंस एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे से उसके वाइटल चेक करने हैं आपको। ऑप्शन 2, एग्जामिनिंग द ब्लीडिंग अंडर द क्लाइंट, एग्जामिनिंग द बेडिंग अंडर द क्लाइंट, पेशेंट की जो बेडिंग है जिस पर वो लेटा है, बेड है, उस बेडिंग या गद्दे के नीचे हेमरेज तो नहीं, खून इकट्ठा तो नहीं हो रहा, इस चीज़ का हमें असेसमेंट करना होगा। ऑप्शन 3, मेजरिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द थाई, पेशेंट की जो जांघ है, थाई है, उसकी जो मोटाई है, उसका जो डायमीटर है, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, परिधि है, वो कितनी है, उसे फीते से मापते रहना है आपको। या फिर ऑब्जर्व द एकाइमोसिस एट द ऑपरेटिव साइट, इस पेशेंट में जिस जगह पर ऑपरेशन हुआ है वहाँ किसी प्रकार का एकाइमोसिस तो नहीं, रेडेंड एरिया तो नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर देते समय याद रखिएगा, हेमरेज का असेसमेंट करना है और प्रायोरिटी क्या रहेगा, इन 2 चीज़ों पर गौर करें। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं नॉर्सेट एग्ज़ाम में आपको स्पेशली देखने को मिल सकते हैं, जहां पर हर एक शब्द पर आपको गौर करना रहता है। प्रायोरिटी फॉर हेमरेज, ब्लीडिंग के लिए, ब्लड लॉस के लिए प्रायोरिटी एक्शन सेलेक्ट करना है आपको। होपफुली आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद या किसी भी सर्जरी के बाद पेशेंट में अगर हेमरेज को असेस करना है तो ब्लीडिंग की ही कंडीशन देखी जाती है। पेशेंट लेटा हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा और ब्लड जो है उसके बेडिंग के नीचे इकट्ठा हो सकता है। इस कंडीशन को आपको लगातार असेस करता रहना चाहिए। एग्जामिनिंग अंडर द बेड अंडर द क्लाइंट इज इसेंशियल फॉर मेजरिंग द हेमरेज। अगर आप पेशेंट के वाइटल साइंस को इस ऑपरेशन के बाद 4 घंटे बाद चेक करेंगे तो ये सही नहीं है।
वाइटल साइंस को और पहले चेक करना चाहिए। अगर आप पेशेंट की थाई का सरकमफ्रेंस मापते हैं, उसकी परिधि की मोटाई मापते हैं, तो ये करके आप ब्लीडिंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ब्लड लॉस को पता नहीं कर सकते। अगर इस पेशेंट के ऑपरेटिव साइट पर एकाइमोसिस एरिया का ऑब्जर्वेशन आप करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेटिव साइट पर हमने बैंडेजिंग लगाई है, पट्टी लगाई है, इस एरिया को कवर करके रखा है, तो इस जगह पर ब्लीडिंग के जो साइट है, एकाइमोसिस है, रेडेंड एरिया है, वो आप नहीं देख सकते क्योंकि ऑपरेटिव साइट कवर्ड है। तो ये ऑप्शन भी गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम पेशेंट के बेडिंग के नीचे ब्लड तो नहीं, इस चीज़ को नोट करके ब्लीडिंग का, हेमरेज का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्राइमरी साइन ऑफ लेबर? लेबर या डिलीवरी के दौरान प्राइमरी साइन किसे माना जाता है? डिलीवरी या लेबर का प्राइमरी साइन किसे मानते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, पुशिंग बाय मदर को, इंट्राथोरेसिक प्रेशर को, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस को। The right answer is option A, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को। अगर किसी वुमेन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो इसका मतलब है लेबर शुरू हो चुका है। दिस इज़ द प्राइमरी साइन और इन्हें देख के ही हम लेबर की शुरुआत को कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।